सरकार हठ धर्मिता पे आ जाती है तो अपने अहंकार का वो परवरिश करती है। और ये जो वर्तमान सरकार है, जो मोदी सरकार है, जो किसान विरोधी सरकार है, ये अपने अहंकार का रक्षण कर रही है, उसका पोषण कर रही है और उसको पल्लवित कर रही है। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि किसान अपने हौसले से इनके अहंकार को भी तोड़ेगा और किसान कुर्सी देना जानता है तो छीनना भी जानता है, क्योंकि भारत की जनता ने इनको किसान के हित के लिए काम करने के लिए चुना था। भारत में संवैधानिक प्रक्रिया है और डेमोक्रेसी में जो भी सरकार होती है वो जनता की सरकार जनता के लिए और जनता के लिए कार्य करने के लिए होती है। लेकिन ये सरकार अपनी जिम्मेदारियों पर पूरी तरह से खरी नहीं उतरी है। एक भी काम, मैं तो कहता हूँ पूरे 7 साल, इनको 7 साल हो गए हैं आज, 7 साल में ये एक काम बता दें जो इन्होंने जनहित में किया है। एक काम। टॉयलेट तो बनवाए ना जनहित में, मकान दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, टॉयलेट दे रहे हैं, ये बहुत साधारण चीज़ें हैं पहली बात तो। और दूसरी चीज़ क्या है कि टॉयलेट नहीं चाहिए, मेरे घर में टॉयलेट नहीं है, उसका कारण क्या है? इसका कारण साधारण है कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है इसका मतलब है कि मेरे घर में बेरोजगारी है। मुझे रोजगार दे दो, टॉयलेट तो मैं अपने आप बना लूँगा। ये सरकार आत्मनिर्भर होने का नारा देती है और ये लोगों को अपने ऊपर निर्भर कर रही है कि तुम्हारी तो टॉयलेट भी सरकार बनवाएगी। आप समझ रहे हैं? इसके पीछे की मानसिकता समझिएगा, इसके पीछे का विचार समझिएगा। तो दिक्कत ये है कि ना तो ये सरकार एम्प्लॉयमेंट की बात करती है, ना ये सरकार जन साधारण को साधारण सुविधाएं देने की बात करती है। आज देख लो कितना बुरा हाल है, हम और तुम इस महामारी से लड़ रहे हैं। महामारी में भारत कितना आत्मनिर्भर बन गया कि जिसके घर का पेशेंट है, जो मरीज है, उसके परिवार का सदस्य ही ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए भाग रहा। हरीश जी, आपने अभी कहा कि सरकार जो किसान विरोधी है, पर सरकार कह रही है हम तो किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं। 70 साल से वो गुलाम था, उन्हें हम आज़ादी देना चाहते हैं। ये कुछ लोग आ गए हैं बिचौलिया, ये किसानों के हित में कुछ काम नहीं करने दे रहे हैं। नहीं तो ये किसानों के हित में काम तो करें। ये एक काम बताएं जो इन्होंने किसानों के हित में किया है। उत्तर प्रदेश में पिछले 4 वर्षों में दोबारा चुनाव सर पे खड़ा है, 8 महीने बाद चुनाव है। 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश में गन्ने पर इन्होंने कितना दाम बढ़ाया ये बताएं, ये बताएं। और उत्तर प्रदेश में हमारी ट्यूबवेल पर, जो किसान की ट्यूबवेल होती थी, उस पर बिजली मीटर लगाने का काम कौन सी सरकार ने किया ये बताएं। हरियाणा में इन्हीं की सरकार है। मैं किसी दूसरे राज्य की सरकार से नहीं तोलना चाहता, मैं पंजाब से नहीं तोलना चाहता। पंजाब में किसान की ट्यूबवेल का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मुफ्त है, लेकिन मैं पंजाब की बात नहीं करूंगा, मैं हरियाणा की बात करूंगा। हरियाणा में 2000 रुपये है, उत्तर प्रदेश में 24,000 रुपये। ऐसा क्यों? क्या उत्तर प्रदेश में सोने के तारों में बिजली आती है? अब केंद्र सरकार पे आ जाइए। केंद्र सरकार में मन की बात में अभी मोदी जी बोल रहे थे, परसों ही बोल रहे थे, कल बोल रहे थे कि अब देखिए कृषि की जो नई नीतियां हैं, मुझे तो बड़ी हास्यास्पद लग रहा था। कह रहे थे कृषि की जो नई नीतियां हैं उनके अनुसार अगरतला का कटहल अब दिल्ली आ सकता है, बिहार की लीची कश्मीर जा सकती है। अरे क्या जम्मू कश्मीर का सेब आप नहीं खा रहे थे? मैं भी खा रहा था, आप भी खा रहे थे। कश्मीर का सेब तो महाराष्ट्र पहले भी जा रहा था। बिहार की लीची पहली बार दिल्ली नहीं आएगी। किस तरह के इस तरह से बयान देने से पता चलता है कि कितने विवेकहीन ये बयान दे रहा है। सर 6 महीने हो गए आप लोगों ने चिट्ठी लिखी सरकार को। हाँ, लिखी। बहुत उम्मीद है आपको सरकार से कि हमसे बातचीत। हाँ बिल्कुल। सरकार ने तो इग्नोर कर दिया आपको बिल्कुल। तो कोई बात नहीं, सरकार है, हमने चुनी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। सरकार हमें कब तक इग्नोर करेगी? एक दिन सरकार को हमारे दरवाजे आना पड़ेगा। आज हम दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं और दिल्ली प्रधानमंत्री का घर होता है। दिल्ली की जो सीमाएं हैं वो प्रधानमंत्री की चौखट पे हैं। तो आज हम प्रधानमंत्री की चौखट पे 6 महीने से बैठे हैं, लेकिन एक दिन इसी प्रधानमंत्री को, जिस दिन चुनाव आएगा, जनता की चौखट पे जाना होगा और उस दिन जनता इग्नोर करेगी। हरीश जी, आप इतिहास बनाओगे, इतिहास बन के जाओगे? इतिहास याद रखो, आंदोलन हमेशा जीतता है। कभी भी दुनिया में कोई आंदोलन हारता नहीं है, क्योंकि आंदोलन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है एक मैसेज देना, जन साधारण को एक सूचना देना और उसे सूचित कर देना, उसे अवगत करा देना कि ये सरकार क्या कार्य कर रही है। हम बता रहे हैं, हम इतिहास बना कर जाएंगे, बनकर नहीं जाएंगे। इस सरकार में आंदोलन हारे हैं? नहीं,
आप ऐसा ना समझे, आंदोलन हार और जीत आंदोलन की ये नहीं होती कि आंदोलन को पीट के भगा दिया गया। सरकार है, सरकार कुछ भी कर सकती है, कल को हमें भी यहाँ से पीट के भगा सकती है। यदि आंदोलन स्थल खाली करा दिए जाएं, उसे आंदोलन की हार नहीं कहते पत्रकार महोदय, आंदोलन की जीत कहते हैं। मैं उसे जीत कहता हूँ क्योंकि उस आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति जहाँ जहाँ पहुँचेगा वहाँ एक आंदोलन खड़ा करेगा और सत्ता को उखाड़ फेंकने के प्रयास में रहेगा। जीत हुई आपकी कितने %? हाँ, 6 महीने में हमारी बहुत बड़ी जीत हुई। जब हम आंदोलन करना चले थे, पहले दिन हमको खालिस्तानी कहा गया था, अब हमें खालिस्तानी नहीं कहा जाता, कम से कम किसान कहा जा रहा। उसके बाद जब हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें अफगानिस्तानी कहा गया, हमें नक्सली कहा गया, हमें बिचौलिए कहा गया, हमको क्या क्या नहीं कहा गया। हमने हर उस टैग से लड़ाई लड़ी जो हमारे ऊपर इस सरकार ने लगाए। उसके बाद संसद के पटल पर भारत के प्रधानमंत्री ने यह स्वीकार किया कि किसानों का आंदोलन पवित्र है, क्योंकि एक दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री ने हमारे ऊपर आंदोलन जीवी का टैग लगाया, लेकिन फंस गए, घिर गए पूरी दुनिया में, क्योंकि हिंदुस्तान ये वतन तो आंदोलन के दम पे बना हुआ वतन है। इसकी तो रचनाकार आंदोलन है। आप कह रहे हैं कि हमें क्या क्या ना आरोप लगाए गए, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, जिन्हें क्या क्या, हाँ, न जाने कितने। लेकिन जब तो सरकार आपसे बातचीत कर रही थी, जब तो अपना रहे थे, हाँ। लेकिन जब किसान कह रही है तब कुछ नहीं बात कर रही। बात लावारिसों की तरह छोड़ दिया? नहीं, लावारिसों की तरह नहीं छोड़ा। पहले समझ लीजिएगा कि हम सरकार पे निर्भर नहीं है, सरकार हम पे निर्भर है। हमने बनाई है सरकार, सरकार ने हम नहीं बनाए, सरकार ने हमको नहीं चुना, हमने चुना है सरकार को। तो हम लावारिस नहीं है। फिर बनाएंगे सरकार, बिल्कुल बनाएंगे, लेकिन उसको बनाएंगे जो किसान के हितों में फैसले लेगी, किसान का विकास करेगी, क्योंकि किसान का जब तक विकास नहीं होगा भारत का विकास नहीं हो सकता। 70% कौन सी सरकार ऐसे जो किसानों के हित में? किसी ने नहीं किया। मैंने कब कहा कौन सी है? मैं बताना हम चुनेंगे ना, किसान का बेटा बनेगा। चौधरी चरण सिंह देखिए जब आए थे यहाँ कितने थोड़े से समय के लिए रहे। अरे एज राजनीतिक क्यों रहे? असली वाली सुनिए सुनिए जो चुनाव लड़ते नहीं, वोट तो देते हैं, जो चुनाव लड़ते, अरे वोट तो देते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ, वोट तो देंगे। आप याद रखिएगा, चुनाव ना लड़ना एक अलग पहलू है, लेकिन लोकतंत्र में वोट देना भी एक अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी है। वोट तो दोगे, देना है तो अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी है। तो आप ये समझ लो कि अपनी वोट की ताकत से, क्योंकि 70 वर्षों में मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसान के हित में जो फैसले लिए, थोड़े बहुत तो उसको मजदूर बनाने के लिए लिए गए। आज आप ये देखो, भारत की 135 करोड़ जनसंख्या है श्रीमान, और जिसको कॉरपोरेट वर्ल्ड, जिसमें बैड लोन्स माफ किए जा रहे हैं, जिसके न जाने कितने लाख हजार करोड़ के बैड लोन्स माफ किए गए, वो भारत में 7% रोजगार देता है और किसान 70% जनसंख्या को रोजगार देता है। तो इसका मतलब जब किसान समृद्ध होगा, 70% जनसंख्या का अपने आप ही रोजगार समृद्ध हो जाएगा। मेरा कहना यह है कि जब तक किसान सड़कों पे बैठा रहेगा, जब तक किसान इस देश में संघर्ष करता रहेगा, तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। जितना आंदोलन लंबा खींचेगा, ये तो आप भी जानते हैं, आंदोलन उतना ही कमजोर होगा, और वो दिखाई भी दे रहा। नहीं, आंदोलन क्यों कमजोर होगा ये बताइए? आंदोलन एक विचार की लड़ाई है, आंदोलन एक विचार का संघर्ष है। भांति विचार के लोग हैं सर। अभी जितने लोग बॉर्डर पे जो आंदोलन कर रहे हैं, 50% लोग बीजेपी को सपोर्ट करने वाले। आप ये बात समझ लीजिएगा कि हमारा, मेरी बात ये समझ लीजिएगा कि मेरे 6 महीने के, पिछले 6 महीने के समय में इस आंदोलन में कोई भी एक आदमी मेरे सामने तो नहीं बोलता कि वो बीजेपी का समर्थक है। हर आदमी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी क्या है? बीजेपी एक दल है, उस दल का इस देश में प्रधानमंत्री है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री है, हरियाणा में मुख्यमंत्री है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम उस दल का विरोध कर रहे हैं जिस दल ने हमारे प्रति संवेदनाएं व्यक्त नहीं की। हम उस दल का विरोध कर रहे हैं जिसने किसान के लिए उसका भला करने की तो छोड़ दो, उसका विनाश करने के लिए 3 काले कानून ले आए। और ये तीनों कानून में सबसे जो इम्पोर्टेंट है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, क्योंकि ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट तो आपके भी पेट पे लात मारता है। अब आप समझ लो कि वर्तमान में जब कोरोना से पूरा देश लड़ रहा था तो ऑक्सीजन की कालाबाजारी हुई या नहीं हुई? क्योंकि जब हम ऑक्सीजन की कालाबाजारी से जूझ रहे थे, उस समय भूख मिटाना ज़्यादा जरूरी नहीं था, जीवन बचाना जरूरी था। जब जीवन बचाने की जद्दोजहद में हम लगे तो ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो गई। जिस दिन हम भूख मिटाने की जद्दोजहद में लगेंगे, उस दिन खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी हो जाएगी और 20 रुपए किलो बिकने वाला आटा 200 रुपए किलो बिकेगा।
हरीश जी 200 लीटर हो गया। हाँ बिल्कुल हो गए हैं। उसके दाम वो व्यापारी तय कर रहा है जिस व्यापारी ने सरसों का असीमित भंडारण कर लिया है। उसमें सीधा लिखा हुआ है ईडेबल ऑयल सीड्स, और सरसों ईडेबल ऑयल सीड्स में आती है। जब सरसों का व्यापारी ने असीमित भंडारण कर लिया तो अब तो वो उसकी कमी पेश करेगा, पहले अभाव प्रकट करेगा, जैसे वर्तमान सरकार कर रही है। मैं आपको किसानों पे वापस लाना चाहता हूँ सरसों से वापस। आज आपको पता है डीएपी और यूरिया का अभाव प्रकट कर रही है ये वर्तमान सरकार। यूरिया आपको 5 कट्टे मिलता है जी, और 5 कट्टे भी तब मिलता है जब अपना आधार कार्ड लेकर जाते हो। इसका मतलब क्या हुआ? आपको एक प्रक्रिया में उलझा दिया जिस प्रक्रिया में आप गैस के सिलेंडर में उलझे हुए थे, और फिर आपको उस प्रक्रिया से निकालने के लिए गैस के सिलेंडर की सब्सिडी खत्म कर दी। अब इसी तरह से ये यूरिया और डीएपी की भी सब्सिडी खत्म करने वाले हैं। तो सरसों के तो दाम स्वाभाविक है बढ़ने, अकेली सरसों नहीं, आने वाले समय में गेहूं के भी बढ़ेंगे, चावल के भी बढ़ेंगे। लेकिन जो फूड स्टफ है उसके दाम बढ़ रहे हैं, फूड ग्रेन के नहीं बढ़ रहे हैं। किसान से तो एमएसपी पे भी नहीं खरीदा जा रहा है। अभी देख लो उत्तर प्रदेश में क्या हाल है। हम गेहूं बेचकर आए हैं, किसी ने एमएसपी पे खरीदने को कोई तैयार नहीं है।